अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर, आज जो टॉपिक है हमारा वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि एएमएल हमने स्टार्ट लिया हुआ है। और एएमएल में कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक है साइटोकेमिकल स्टैंड्स और दूसरा है डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन के अंदर के जिसके अंदर सीडी मार्कर्स है। तो आज के लेक्चर के अंदर कुछ साइटोकेमिकल स्टैंड्स हम डिस्कस करेंगे कि किन ल्यूकीमिया के अंदर वो पॉजिटिव आ सकता है। जैसे कि कुछ नाम मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एमपीओ जैसे माइलोपेरोक्सीडेज है, सुडान बी ब्लैक है, एसपीबी जिसे हम कहते हैं, पीएस है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट बेस स्टैंड है, और इसी तरह स्पेसिफिक स्टेरेसिस है, कुछ नॉन स्पेसिफिक स्टेरेसिस है, कुछ एसिड फॉस्फेटेज है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंड्स है जिसके बेस पे हम ल्यूकीमियास को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? तो हमने एएमएल की जब क्लासिफिकेशन पढ़ी, फेब क्लासिफिकेशन, तो उसमें आप लोगों को आइडिया हो गया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब टाइप, डिफरेंट सब टाइप्स थे, जिसमें से M0, M1, M2 कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड थी, कुछ मेचुरेशन में थी, किसी में मोनोसिटिक लीनेज की सेल्स थे, और किसी में हमारे पास जो थे एरिथ्रोल्यूकीमियास और मेगाकार्सिटिक ल्यूकीमियास की थी। अब बात ये है कि हम जब एएमएल को एएलएल से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कौन से स्टैंड लगाएंगे हम, क्योंकि ब्लास्ट की जो क्राइटेरिया है वो तो हमारे पास एक ही है कि मोर देन 30% और मोर देन 20% इन डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन। लेकिन हमें ये आइडिया कैसे होगा कि जो ब्लास्ट है वो माइलोब्लास्ट है या वो हमारे पास लिम्फोब्लास्ट है? जो मोनोसिटिक लीनेज है उसका हमें आइडिया कैसे होगा? तो इसके लिए आज आप लोगों ने वीडियो देखनी है, कंप्लीट डिटेल डिस्कशन है कि किन ल्यूकीमियास के अंदर कौन सा स्टैंड पॉजिटिव आता है और कौन सा नेगेटिव आता है, और फिर बेसिकली इनका प्रिंसिपल कि ये जो स्टैंडिंग है ये करते क्या है। तो ये था पहला जो मेन कंपोनेंट उसका यही है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो इसकी बात है वो ये है कि कुछ सीडी मार्कर्स हम लगाते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि हर एक सेल के ऊपर एक उनकी आइडेंटिटी होती है और उन आइडेंटिटी को हम कहते हैं सीडी मार्कर्स। तो अब माइलोब्लास्ट के ऊपर कुछ ऐसे मार्कर्स है, या मैच्योर सेल्स के ऊपर कुछ ऐसे मार्कर्स है, या लिम्फोइड लीनेज के ऊपर कुछ ऐसे मार्कर्स है कि जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये किस टाइप का सेल है। तो इसी के साथ हम सीडी मार्क्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने स्लाइड्स की तरफ। स्लाइड में हम डिटेल के साथ इस सारे कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्लाइड्स। Once again, adult acute myeloid leukemia is a type of cancer in which the bone marrow makes abnormal myeloblasts, and this leukemia also may affect red blood cells, white blood cells, and platelet. जैसे कि पहले मैं कह चुका हूँ समरी के अंदर कि एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया बेसिकली एबनॉर्मेलिटी है माइलोब्लास्ट की, क्योंकि इसके अंदर जितने माइलोब्लास्ट नज़र आएंगे वो एबनॉर्मल होंगे, उनकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगी। यहाँ पे ना सिर्फ इसमें माइलोब्लास्ट यानी प्रिकर्सर सेल्स जो WBCs के हैं वो इफेक्ट होंगे, बल्कि इसके साथ प्लेटलेट्स के प्रिकर्सर सेल्स जैसे कि मेगाकैरियोब्लास्ट और वाइट ब्लड सेल्स के तो ऑलरेडी है इसकी में इफेक्टेड, और रेड ब्लड सेल के जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट तो ऑलरेडी वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले इसके नेमिंग या नोमेनक्लेचर में कहा कि जैसे कि एरिथ्रोल्यूकीमिया है तो उसको हम M6 कहते हैं, और इसी तरह मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया M7 है। तो अगर इंसिडेंस की तरफ इस पे चले जाए तो देखा जा सकता है कि तकरीबन 2 to 3 पर 1 लाख पर एनम जो है वो चिल्ड्रन इससे अफेक्ट होते हैं एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया से। और जितनी ही ये पॉपुलेशन देखी जाए तो तकरीबन 1 लाख में से तकरीबन 15 जो है वो एडल्ट को ये सफ़र करता है। अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे जिस तरह हमने पहले ही डिवाइड किया हुआ था कि CML, CLL और ALL और AML, तो मोस्टली अब हम AML की के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे यंग एज को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये, जबकि ALL जो है वो चिल्ड्रन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, CLL जो है वो एल्डरली को करता है, और जो CML है वो माइल्ड एज वाले पर्सनस को जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये एक जनरल सा एक एज ग्रुप है जिसको ये इफ़ेक्ट करता है।
और फिर आगे हम जाएंगे कि AML में जैसे कि M0 है, M1 है, M2 है, वो किस एज के पीपल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें जो मेन क्राइटेरिया था फेब क्लासिफिकेशन था का, वो हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि ब्लास्ट विद मोर देन 30% ऑफ बोन मैरो सेल्स। पहली बात यही है और इसको बार बार मैं कह चुका हूँ, फेब क्लासिफिकेशन और WHO क्लासिफिकेशन में भी मैंने कहा हुआ था। और यहाँ पे क्योंकि हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअली एक एक ल्यूकीमिया की कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो है ब्लास्ट का, और दूसरी चीज़ क्या है कि सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है वो है कि इसमें जो हमारे पास स्टेन्स लगते हैं, साइटोकेमिकल स्टेन्स होते हैं, यानी कि SBB स्टेन और MPO स्टेन, तो इनको जब हम स्टेन करते हैं तो कम से कम मोर देन 3% या तकरीबन 3% तक ब्लास्ट जो है वो SBB या MPO जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख लें कि जो इनकी नंबरिंग हमने की हुई थी M0, M1, M2 और M7 तक। अब जो M0 है या इसको कुछ लोग M0 भी कहते हैं, बेसिकली ये ज़ीरो है। तो ज़ीरो जो है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मिनिमल डिफरेंशिएशन हुई है एक ब्लास्ट की, तो दैट्स वाई इट्स नेम इज़ AML मिनिमली डिफरेंशिएटेड। तो इसको हमने कहा कि ये M0 है। फिर दूसरा जो है वो है M1, तो AML विद आउट मिच्योरेशन, यानी कि ब्लास्ट सेल की जो मिच्योरेशन है वो अभी नहीं है, तो इसको यहाँ पे नाम दिया गया है कि M1 है, लेकिन ब्लास्ट जो है वो मिच्योरेशन के बगैर है। फिर M2 है तो AML विद मिच्योरेशन। तो यहाँ पे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो एक आएगी इसमें, तो आपको या गूगल मीट सेशन में इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो ब्लास्ट है वो भी तकरीबन उसके 3 डिफरेंट जो है वो क्लासेस रहते हैं, तो वो इसी बेस के ऊपर जो है वो हम इनको डिवाइड करते हैं कि M0 मिनिमल डिफरेंशिएटेड, M1 विदाउट मिच्योरेशन एंड M2 इज AML विद मिच्योरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं आप कि M3 है, तो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ये जो ग्रैनुलर होता है वही ल्यूकीमिया है, हाइपर ग्रैनुलर ल्यूकीमिया भी इसको कहते हैं। एंड M3 एक वेरिएंट है इसका, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया माइक्रो ग्रैनुलर वेरिएंट, ठीक है। तो ये भी इसी का एक फॉर्म है। तो अब M3 और M3V, ओके। देन वी हैव M4, तो M4 जो है इसको हम कहते हैं एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया। अगर M4 यूजोनोफिलिक है तो फिर इसको भी हम दो में डिवाइड करते हैं, एक M4 प्योर माइलोमोनोसिटिक हो गया और दूसरा जो है वो M4 ईजिनोफिलिक हो गया। सो एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया विद ईजिनोफिलिया, यानी इस ल्यूकीमिया के अंदर माइलोमोनोसिटिक लीनेज होंगे, लेकिन साथ में ईजिनोफिलिया जो है वो भी इसका एक स्पेसिफिक आंसर रहेगा। फिर M5 है, तो M5 भी दो में डिवाइड हुआ है, M5A एंड M5B। सो एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया। क्योंकि अगर आप लोग देख रहे थे तो हम ब्लास्ट की भी बात कर रहे थे, हम क्रॉनिक की भी बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पास जो है वो मोनोसाइट का कोई इस तरह हमें नज़र नहीं आ रहा था कि जिसके अंदर हम कह रहे कि यह जैसे क्रॉनिक मोनोसिटिक ल्यूकीमिया, मैं एक नाम ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वही मोनोब्लास्ट अगर आएंगे, लेकिन साथ में अगर मोनोसाइट ज़्यादा आ रहे तो फिर उसको हम कैटेगराइज करेंगे M5B में, तो एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है, सॉरी एक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया ये हो जाएगा, ओके। और एक्यूट तो है यहाँ पे क्योंकि 30% आपके पास जो है वो ब्लास्ट होने चाहिए, लेकिन जो सेकेंडरी पॉपुलेशन है वो किस चीज़ की है, तो उस बेस पे हमने इसको जो है वो M5B कहा हुआ है। नाउ वी हैव M6 दैट इज प्योरली एक्यूट एरिथ्रोल्यूकीमिया, यानी कि रेड ब्लड सेल के जो प्रिकर्सर थे एरिथ्रोब्लास्ट थे, उसी में डिफॉल्ट है, उसी में जो है वो प्रॉब्लम आई हुई है और बाय डिफॉल्ट इसका नाम जो है वो एक्यूट एरिथ्रोल्यूकीमिया जो है वो रखा गया है। Then M7, the same is the case here, and here we have megakaryoblast, and that's why it's known as acute megakaryobllastic leukemia. So ये जो चार्ट है इसके नाम बड़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, और इसी को डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, क्योंकि फैब और WHO जो है अब ऐसा नहीं है कि कोई फैब को क्लासिफाई करता है या WHO को क्लासिफाई करता है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एडवांस फैब क्लासिफिकेशन जो है इसको आप कह सकते हैं।
कि दोनों को साथ लेके चलते हैं। कहीं पे आप फेब को उठा के लेके चलते हैं, कहीं पे आप जो है वो सीडी मार्कर्स की ज़रूरत होती है, उसको उठा के लेके चलते हैं। तो दोनों जो क्लासिफिकेशन है वो साथ लेके चलते हैं, और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ जो इम्पॉर्टेंट उसमें से जो स्टैनिंग है, अब उसमें से एक जो पहला स्टैन है वो है माइलोपेरोक्सीडेज स्टैन। और माइलोपेरोक्सीडेज स्टैन, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव है। सो माइलोपेरोक्सीडेज, जैसे कि हमने पहले भी कहा हुआ था जब हम न्यूट्रोफिल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि डिफरेंट ग्रेनुलोसाइड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम एंड ग्रेन्यूल्स। उसमें से एक जो था वो एमपीओ था। सो माइलोपेरोक्सीडेज इज प्रेजेंट इन ग्रेन्यूल्स ऑफ माइलाइड एंड मोनोसिटिक सेल्स बट एब्सेंट फ्रॉम लिम्फोसाइट। इससे मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास माइलोब्लास्ट होंगे उसमें ये पॉजिटिविटी शो करेगा, यानी ग्रेन्यूल्स उसमें है। तो दैट्स वाई ये जब हम स्टैन करेंगे, इसकी स्पेशल स्टैनिंग करेंगे, एमपीओ स्टैन होता है, तो उसमें से हमें ये पॉजिटिव नज़र आएगा। और अगर ये नेगेटिव नज़र आया तो इट्स मीन कि वो माइलाइड सीरीज़ का सेल नहीं है, बल्कि ये लिम्फोब्लास्ट है, लिम्फोसिटिक सीरीज़ का सेल है। So MPO is an important marker for discriminating myeloid versus lymphoid. The main difference is we are going to differentiate myeloid and lymphoid. So हमें जो है वो MPO stain लगाना होगा. Basically, staining is used to distinguish acute myeloid leukemia and other myeloid leukemia from lymphoid disorder. तो अगर AML को और ALL को हम differentiate करेंगे तो पहली बात जो है वो हमारे पास ये होगी कि हम उसके माइलोपेरोक्सीडेज स्टेन लगाएंगे। माइलोपेरोक्सीडेज स्टेन अगर पॉजिटिव आ गया, इट्स मीन कि यहाँ पे ब्लास्ट के सेल नज़र आ रहे हैं। क्राइटेरिया पहले मैंने कहा था कि एटलीस्ट 30% जो है वो ब्लास्ट होने चाहिए, लेकिन जब हम स्टेनिंग लगाएंगे तो मोर देन 3% जो है वो एमपीओ पॉजिटिव ब्लास्ट वहाँ पे होनी चाहिए। सो मेन जो है वो क्या है, AML वर्सेस ALL। इम्पॉर्टेंट स्टैनिंग इज सुडान ब्लैक बी, जिसे आमतौर पे कहते हैं SBB। So Sudan Black B is a fat soluble dye which has a very high affinity for neutral fats and lipids। ठीक है, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, आपको तस्वीर नज़र आ रही है मॉर्फोलॉजिकली, तो ये SBB जो है वो पॉजिटिव है। एंड SBB स्टैनिंग इज यूजफुल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया फ्रॉम एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया एट इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज। तो माइलोपेरोक्सीडेज और SBB जो है वो दोनों तकरीबन सेम ही फंक्शन है इनका, और उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो सेम ही है कि ALL को जब हम AML से डिफरेंशिएट करते हैं तो हम पहले MPO और SBB लगाते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये लिम्फोब्लास्टिक सेल्स है या ये माइलोब्लास्टिक सेल है। और साथ में जो है MPO स्टैनिंग ऑफ पैटर्न ऑफ ल्यूकोसाइड एंड मोनोसाइड, मोनोसाइड के अंदर भी ये हमारे पास जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव आ सकता है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्टैनिंग है वो है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, जिसे PAS कहते हैं, PAS भी कहते हैं इसको। इज अ स्टैनिंग मेथड यूज टू डिटेक्ट पॉलीसेकेराइड्स सच एज ग्लाइकोजन एंड म्यूकोसब्सटेंस सच एज ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स एंड म्यूसिन्स एंड टिश्यू। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि इसमें होता क्या है। अब होता क्या है मॉर्फोलॉजिकली कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमियाज आर PAS पॉजिटिव। यहाँ से अब आप लोगों को पता चल रहा है कि हमने 2 स्टैंड पहले लगाए, MPO लगाया, फिर SBB लगाया। अब जब हम तीसरे स्टैंड की तरफ जा रहे हैं तो हम लगा रहे हैं PAS। इट्स मीन कि हम AML को तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लास्ट हमारे पास नहीं आ रहे, तो क्या वो जो है वो लिम्फोब्लास्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हम लगा रहे हैं PAS लगा रहे हैं। तो PAS जो है वो लिम्फोसिटिक जो सीरीज होती है, यानी जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं, उसके लिए वो पॉजिटिव होता है। एंड द एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर इन एरिथ्रोल्यूकीमिया, जिसे हम M6 कहते हैं, आर आल्सो PAS पॉजिटिव। तो ये भी हमारे पास जो है वो PS पॉजिटिव रहते हैं। तो अगर हम
स्टैनिंग लगा ले तो MPO अगर पॉजिटिव आ रहा है, SBB अगर पॉजिटिव आ रहा है और फिर साथ में जो है वो PAS भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है वो आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं उसके PAS पॉजिटिव के, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि अच्छा ये जो सीरीज़ है ये लिम्फोब्लास्टिक सीरीज़ की तरफ चल रही है, या उसमें से अगर एरिथ्रोब्लास्ट के कुछ सेल्स है तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये MSEX की तरफ शायद जा रहा है। तो PAS भी एक इम्पॉर्टेंट स्टैनिंग है और ये जो है आप लोग को नज़र आ रहा है, तो ये PAS जो है वो पॉजिटिव रहे। ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टैनिंग इज़ नॉन स्पेसिफिक एस्टेरेजेस, जिसे हम आम तौर पे NSE कहते हैं। एंड नॉन स्पेसिफिक एस्टेरेजेस यूजुअली स्टैंड पॉजिटिव विच हेल्प्स टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वेरियस सब टाइप्स ऑफ AML। तो इसमें जो AML की तो भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे M0 M1 जैसे हमने पढ़ा, तो उसकी जो है वो डिस्टिंक्ट वेरियस सब टाइप्स को देखा जाता है इसके अंदर कि दिस स्टैन इज पॉजिटिव इन सेल्फ फ्रॉम द मोनोसाइट्स एंड मेगाकैरियोसाइटिक सीरीज कि अगर M7 की तरफ जा रहा है तो वो NSE उसके अंदर पॉजिटिव होगा। अगर इसी तरह M4 M5 की तरफ जा रहा है यानी कि माइलोमोनोसिटिक सीरीज़ का है तो वहाँ पे फिर हमारे पास भी NSE जो है वो पॉजिटिव होगा। तो अगेन MPO पॉजिटिव इन माइलोब्लास्ट, Sudan B Blake positive in AML, in myeloid blast, PS positive in lymphoblast and M6, non-specific hysteresis positive in megakaryocytic series and as well monocytic series। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो स्पेशल स्टैनिंग पे हमने बात की उसमें हमने एक डिस्कस किया MPO, SBB, NSE, PAS और एक और स्टैन है जिसे हम कहते हैं एसिड फॉस्फेटेज। तो MPO जो है वो AML में पॉजिटिव है, ALL में नेगेटिव है। SBB AML में पॉजिटिव है, ALL में नेगेटिव है। NSE M4 M5 यानी मोनोसिटिक सीरीज के अंदर ये पॉजिटिव होता है, ALL में फिर ये क्या है, नेगेटिव है। PAS जो है वो यहाँ पे कोर्स ब्लॉक पॉजिटिव होगा, बहुत सारे पॉजिटिविटी होगी इसके अंदर, सेल्स जो है वो कोर्स पॉजिटिव होंगे। एंड यहाँ पे जो AML है वो फाइन ब्लॉक्स होंगे, स्पेशली जो है वो M6 के अंदर ये पॉजिटिव होता है। एसिड फॉस्फेटेज वो जो है वो M6 के अंदर उसकी डिफ्यूज जो है वो पैटर्न आता है और ये भी AML के अंदर पॉजिटिव होगा लेकिन M6 के अंदर पॉजिटिव होगा। जबकि जो TALL है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया T टाइप का जो है उसमें भी हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज जो है वो पॉजिटिव आता है। ओके, यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो सब टाइप्स हैं ये सारे के सारे। अब जो स्टैन हमने लगाए, पहले तो हम ALL और AML को डिफरेंशिएट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब हम AML को ही पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, तो AML M0 हमारे पास था, AML मिनिमल डिफरेंशिएटेड। इट्स मीन कि आपका जो ब्लास्ट था वो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था यहाँ पे, इसीलिए उसके अंदर MPO, SBB, SE, नॉन स्पेसिफिक हिस्टेरेसिस, स्पेसिफिक हिस्टेरेसिस ये कम्प्लीटली नेगेटिव है। इट्स मीन कि जब भी हमारे पास सारे स्टैन नेगेटिव होंगे तो अल्टीमेटली वो किसकी तरफ जाएगा, M0 की तरफ जाएगा। AML M1 जो है वो है विदाउट मिच्योरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे MPO जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, SBB वो भी पॉजिटिव आ रहा है, स्पेसिफिक हिस्टेरेसिस पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन NSE जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। और वो क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव आ रहा है MPO मोनोसिटिक लीनेज के अंदर, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसका स्पेसिफिक मार्कर नहीं है, स्पेसिफिक स्टैनिंग इसकी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि M1, M2, M3 के अंदर जो है ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। इसकी पॉजिटिविटी कहाँ से शुरू होती है, M4 से शुरू होती है और M4 जो है वो हमारे पास माइलोमोनोसिटिक है। फिर इसी तरह M4 इज़ोनोफिलिक जो है वो भी माइलोमोनोसिटिक है, लेकिन उसमें इज़ोनोफिलिया साथ में देखा जा सकता है। M5 जो है वो भी मोनोब्लास्टिक है और जो M5B है वो हमारे पास मोनोसिटिक जो है उसकी लीनेज है। तो NSE जो है वो आप समझ ले कि वो मोनोसाइट लीनेज के लिए जो है वो स्पेसिफिक है। अच्छा, अब M2 की तरफ हम आ गए, यहाँ पे ये नेगेटिव था। M3 को अब देखा जा सकता है कि M3 के अंदर MPO पॉजिटिव है, SBB पॉजिटिव है, स्पेसिफिक हिस्टेरेसिस जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन NSE यहाँ पे फिर नेगेटिव है। ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है।
M4 जो है उसमें MPO भी पॉजिटिव है, SBB भी पॉजिटिव है, SE भी पॉजिटिव है, NSE जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोनोसिटिक लीनेज के मार्कर अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हमने NSE को लाजिम लगाना होता है। ओके, नाउ M5A एंड M5B। तो M5A और M5B अगेन जो है वो मोनोब्लास्टिक है। तो मोनोब्लास्टिक जो है वो एक ग्रेनुलर सेल है, वो उसमें आपको ग्रेन्यूल्स नहीं आएंगे, उसमें कोई स्टेनिंग आपकी पॉजिटिव नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये नेगेटिव नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप लोगों को फिर NSE जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नाउ एरिथ्रोल्यूकीमिया जिसे हम कहते हैं M6। तो M6 के अंदर आपके ब्लास्ट होते हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे MPO आपके पॉजिटिव आ रहा है और साथ में SE जो है वो तो नेगेटिव है, लेकिन NSE जो है उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद M7 है। तो M7 के अंदर जो है आप लोगों को NSE जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अब हमने तो सिर्फ डिस्कस कर लिया MPO, SBB, SE, NSE, लेकिन साथ में आप PSB के साथ लगा सकते हैं, एसिड फोस्फेटेज भी लगा सकते हैं। तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये जो क्लासिफिकेशन है उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल है। ओके, नाउ एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पहली बात यह है कि हम एप क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे थे। मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा, उसके साथ हमने स्टेनिंग लगा के देख ली। ठीक है, उसमें से हमने डिफरेंट उसके सब टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली, उनके नाम हमें नज़र आए कि ये जो है उसके नाम है। लेकिन जो WHO क्लासिफिकेशन है उसमें से CD मार्कर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है और जैसे ही CD मार्कर्स हम लगाते हैं तो हमारी डायग्नोसिस जो है वो WHO की तरफ थोड़ी सी चली जाती है। अब यहाँ पे कुछ CD मार्कर्स है। CD मार्कर्स बेसिकली क्या है? CD मार्कर्स है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंट जितने सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक आइडेंटिटी होती है जिसे हम कहते हैं CD मार्कर्स और इनको हम CD से सिंबलाइज करते हैं या डिनोट करते हैं। तो जो एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया होगा उसके ऊपर आपके पास डिफरेंट CD मार्कर्स पॉजिटिव आएंगे, जिसमें से CD33, CD13, CD117, CD2, CD2 नेगेटिव है, CD4 प्लस है, HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR और साइटोप्लाज्मिक MPO जो है ये इस पे ऊपर पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि कौन से पॉजिटिव आएंगे। WHO के अंदर फिर इनकी स्पेसिफिक जो है वो पहचान है कि आपके पास इनमें से कितने % जो है वो पॉजिटिव आने चाहिए या कितने मार्कर्स एटलीस्ट पॉजिटिव आने चाहिए। मोनोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे 11B, CD16, CD14 और CD64 जो है ये आने चाहिए। यानी इट्स मीन कि आपका एक्यूट ल्यूकीमिया जो है उसके लिए आपके पास कम से कम ये CD मार्कर स्पेसिफिकली 33, 13, 117, HLA और MPO ये पॉजिटिव आने चाहिए। MPO हम जो है वो स्टेनिंग भी करते हैं साइटोकेमिकल और MPO की जो है हम फ्लो साइटोमेट्री भी लगा सकते हैं। मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की तरफ अगर देख ली जाए तो यानी कि M4, M5 की बात हो रही है तो उसमें फिर आप लोगों को CD11B, 16, 14 और 64 जो है ये पॉजिटिव आने चाहिए। इसी तरह एरिथ्रॉइड डिफरेंशिएशन के लिए यानी M6 की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें से आपके पास ग्लाइकोफोरिन जो A जो है ये पॉजिटिव आना चाहिए। देन मेगाकैरोसिटिक डिफरेंशिएशन के लिए CD41 और CD61 जो है ये आपके पॉजिटिव आएंगे। तो इट्स मीन के ल्यूकीमिया जो है वो M7 की तरफ जा रहा है। और लीनेज इंडिपेंडेंट एंटीजन कुछ होते हैं तो वो जो है वो आपके पास HLA, CD45, CD34, CD10 ये जो है ये आप लोगों को लीनेज की इंडिपेंडेंसी आपको दिखाते हैं कि कौन से जो है वो सेल कौन से माइलाइड लीनेज के है या किस टाइप के सेल्स है वो आपको बताते रहते हैं।